तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ हम अपने बैच 4 की फर्स्ट क्लास का आगाज़ करते हैं। हमारे जो बैच 4 के अंदर टोटल आपके फेजेज़ हैं, वो आपको पहले भी बताया गया है कि तकरीबन 5 फेजेज़ हैं और हर फेज़ के अंदर आपकी क्लासेस होंगी। अब वो किस तरह से उनकी डिवाइडिंग है कि अगर आप फेज़ 1 को चेक करो तो उसका नाम है आपका साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग, जिसके अंदर आपके टोटल 3 लेक्चर होंगे। इसी तरह से फेज 2 मिसबिहेवियर ट्रेडिंग का है, वहाँ पे आपका 1 लेक्चर होगा और उसके बाद आपका जो तीसरा फेज आता है वो टेक्निकल पार्ट का आ जाता है, जहाँ पे जाके आप ग्राफिकल जो चार्ट होता है आपका कि सिग्नल किस तरह से बनाया जाता है, चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है। टोटल उसके ऊपर आपके 8 लेक्चर्स होंगे। चौथा जो आपका फेज होगा फंडामेंटल का होगा। फंडामेंटल्स का जो फील्ड है वो बेसिकली इसलिए यूज़ की जाती है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को उठाने से पहले कम से कम आप उसका एनालिसिस कर सको कि आया कि जो मैं ये उठा रहा हूँ प्रोजेक्ट एज अ इन्वेस्टर या एज अ ट्रेडर, तो क्या इसका फंडामेंटल है या किस कैटेगरी का है, तो उस हिसाब से इसको डिवाइड किया गया और इसके ऊपर आपका टोटल 3 लेक्चर होंगे। इस तरह से आपका फेज 5 है और ये आपका सिग्नल मेकिंग है, ये एडिशनल हमने ऐड किया है और ये स्पेशल आपका इसलिए है कि स्टूडेंट्स होते हैं या कोई भी बंदा आता है, या मार्केटिंग की अगर बात करूँ तो हर इंसान यही चाहता है कि मैं पैसा कमाऊँ। तो सुस्ती थोड़ी सी हो जाती है, बहैसियत इंसान हम वैसे भी सुस्त हो जाते हैं और उस सुस्ती को दूर करने के लिए हमने बीच में इस फेज को ऐड किया और एक्स्ट्रा क्लासेस को ऐड किया। वो भी इसलिए कि आप लोग ट्रेडिंग के साथ साथ करें कि जहाँ पे आपको ये लाइव सिग्नल को किस तरह से बनाया जाता है, हम मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए हर बंदे का एनालिसिस अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट होता है। कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि भाई अब आप गलत हो। ये कह सकते हैं कि भाई मेरा एनालिसिस ये मुझे कह रहा है, ये क्रॉस चेकिंग है। तो अगर इस तरह से हो जाए आप इस पर भी नजर षानी कर लें तो ये बेहतर है, बजाय ये कहना कि यार अगले बंदे को कुछ भी नहीं आता, मे भी वो आपसे भी बेहतर हो। तो मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स में मेरे लिए भाई हैं, ठीक है, और मैं उनको हमेशा दोस्तों की नज़र से और भाइयों की नज़र से मैं देखता हूँ। अगर उम्र में मुझसे बड़े हैं तो मेरे लिए बड़े भाई हैं, अगर छोटे हैं तो भाई मैं उनके लिए बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह हूँ। और इसी तरह से हम अपने बैच को कंटिन्यू आगे करेंगे और इसी तरह से हम अपनी स्टडी को लेकर अपनी चलेंगे ताकि हम अच्छे तरीके से अपने लेक्चर्स को लें और हम अच्छे तरीके से सीख पाएँ। ये इसमें एक और चीज़ है मैं ऐड कर दूँ आपके साथ, जो स्पेशल सिग्नल ग्रुप है एसएसजी वाला स्पेशल सिग्नल ग्रुप, उसके अंदर आपको सिग्नल तो मिला करेंगे, मे बी कि आपको रोजाना की बुनियाद पर 2 मिल जाए, 5 मिल जाए, 10 मिल जाए, 1 मिल जाए। और उसकी बुनियाद इसलिए है कि अगर तो आपको ये पता है कि मैंने सिग्नल को फॉलो कैसे करना है, फिर वो आपको फायदा देगा। अदरवाइज पहले आप उसके ऊपर ना जाइएगा, रिलाई उसके ऊपर उस वक्त तक ना कीजिएगा जब तक आपको खुद थोड़ा बहुत पता ना चल जाए। उसके लिए जो आपने ईमेल दी थी हमें, वहाँ पे भी आपको लिंक मिला होगा प्रीवियस रिकॉर्डिंग का, बैच 2 का, बैच 3 का, और स्पेशल जो रमजान वाला बैच था उसकी भी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। और मैंने वहाँ पे हर चीज़ ए टू जी इस तरह से एक्सप्लेन की हुई है और सिखाई हुई है स्टूडेंट्स को, रिकॉर्डिंग आप करी हुई है कि अगर जस्ट आप उसी को देख लोगे ना वन बाय वन करके, कि आपके 3 लेक्चर हुआ करेंगे वीकेंड में, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, और इसके अलावा आपके पास 4 दिन हैं। अगर 4 दिन में आप रोजाना का एक एक लेक्चर भी देख लोगे ना, तो वो 10 लेक्चर टोटल B4 के, तो वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आगे तकरीबन आपके बन जाएंगे 5-6 लेक्चर हैं। तो आप 5 से 6 दिन में या एक हफ्ते में लेक्चर्स को देख लोगे, कम से कम आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने उन लेक्चर्स को देखा है होपफुली उनको बहुत ही बेनिफिट हुआ होगा और वो कम से कम इस काबिल तो हो चुके होंगे कि हमें पता है कि सिग्नल हमने किस तरह से फॉलो करना है। और जो एक्स्ट्रास उसके अंदर ऐड है बंदे, उनको तो अलग से मैटर है ना कि $10 पे पर मंथ के चार्जेस है और आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है 1 ईयर के लिए। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको अपने मतलब बता देता हूँ कि मोस्टली लोगों के माइंड में ये चीज़ आती है कि जहाँ से भी हम पढ़ रहे हैं, जिस टीचर से भी हम पढ़ रहे हैं या जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, उसके हवाले से कम हमें कुछ ना कुछ नॉलेज हो। तो यहाँ पे मेरे हवाले से यही है, नाम से ऑलमोस्ट हर बंदा ही जानता मुझे, और नाम बिल्कुल मेरा रियल है। FB की मेरी आईडी पूरी प्रोफेशनल है, वहाँ पे कोई चीज़ हिडन नहीं है, वहाँ पे आपको जो भी चीज़ मिलेगी A to Z ओरिजिनल ही मिलेगी, कोई वहाँ पे चीज़ एक्स्ट्रा ऐड नहीं है।
एजुकेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डबल मास्टर है इस्लामिक स्टडी के अंदर, जिसको आप दरस निज़ामी कह सकते हैं, और एमएड भी है उसके अंदर, और हिफ्ज़ भी है। तो इसके साथ साथ जो ऑलमोस्ट मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है टोटल ओवरऑल टीचिंग का, और वो टीचिंग मेरी ऑलमोस्ट 3 से 4 फील्ड्स हैं जहाँ पे मेरी टीचिंग का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा जो क्रिप्टो के हवाले से है कि मैं कब से हूँ क्रिप्टो की फील्ड में, तो मैं ऑलमोस्ट 2013-14 से हूँ। लेकिन मैंने प्रोफेशनली इसको अडॉप्ट किया है 2019 में, 18-19 के दरमियान में, जब पैंडमिक आया था। उसका रीज़न ये था कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक बात शेयर की थी कि हम लोग ना चीज़ों को मजाक लेते हैं, कि चीज़ों को समझते नहीं है। जब हमारे सर के ऊपर से चीज़ गुजर जाती है तब जाके हम कहते हैं कि हाँ यार ये क्या हो गया। सिमिलरली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि जब ये बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था कुछ $6 के ऊपर, और स्टिल ये तकरीबन रहा $190-200 के दरमियान में, 14-15 की बात है। तो उस टाइम पे एक वेबसाइट थी जिसका नाम था बिट लैंडर, अभी भी वो चल रही है वेबसाइट। तो वो एक ब्लॉगिंग वेबसाइट थी जहाँ पे जाके आप ब्लॉग्स अपने लिखते थे, सबमिट करवाते थे, तो डेली बेस के ऊपर आपको रिवार्ड की सूरत में स्टोशीज मिलती थी, जो बिटकॉइन की सूरत में आपको आती थी। उसके जो पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स है ना, जिस तरह से पैसे के अंदर पीकेआर होते हैं, डॉलर के अंदर सेंट्स होते हैं, तो उन उसके अंदर आपको स्टोशीज मिलती हैं। जो स्टोशी नाकामोतो है जिसका फाउंडर है, और उसी के नाम से इन्होंने इसको मौसूम किया है कि जी इसका नाम इसकी स्टोशीज है। तो तकरीबन 10 लाख के करीब जाकर जब स्टोशीज कंप्लीट हो जाती हैं आपकी, तो आपका एक बीटीसी बन जाता है, या आई थिंक 1 लाख के करीब जाके होती हैं। तो वहाँ पे क्या है जी, स्टोशीज मिलती थी। उस सूरत में जैसे जैसे आपको रिवार्ड अच्छा मिलता था तो आपके बिटकॉइन बन जाते थे। तो उस टाइम के अंदर इजीली, क्योंकि हार्विंग जो होती थी, जो रिवार्ड होता था बिटकॉइन का, वो ज्यादा होता था। तो एक महीने के अंदर अगर कोई बंदा चाहता था तो इजीली 4-5 बिटकॉइन अर्न कर सकता था। समथिंग को $150-200 के करीब वो ट्रेड कर रहा था ऑफिशियल तौर पे। वैसे 2008 में इसका जो पीडीएफ था वो लॉन्च हो चुका था। इसका जो पॉडकास्ट जो हुई है ना वो, और उसके बाद वाइट पेपर इसका 2008 में लॉन्च हुआ था, और 2009 के अंदर ऑफिशियल तौर पे ये ट्रेड की दुनिया में आ चुका था। तो वहां से हमने इस चीज को मजाक समझा कि यार ये क्या चीज है, एम लोगों को उन्होंने मजाक बनाया हुआ है, ये है वो है। लेकिन वक्त जब दूसरा जब तब जाकर पता चला कि हाँ, अगर हम इसको उस वक्त सीरियस ले लेते तो आज हम कहाँ से कहाँ पे होते। तो हमारे साथ इस तरह से हुआ, हमारी अपनी सुस्तियों की वजह से चीज़ों को मजाक समझा हमने। और उसकी एग्जांपल सबसे बड़ी ये है कि डोज कॉइन का नाम किसी से वो छुपा नहीं है, और इसने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी ली थी जब इलोन मस्क ने इसको हाइप की। जब मेरे पास ये पड़े हुए थे, बिट ट्रैक से एक एक्सचेंज थी जो पाकिस्तान के अंदर वर्क कर रही थी, और वो 2018 या 19 के अंदर उन्होंने वर्किंग स्टॉप कर दी थी यहाँ पे, कि यूएस बेस पे जितनी भी आपके एक्सचेंजेस हैं या कंपनीज हैं, उन्होंने पाकिस्तान में अपनी सर्विस को देना रोक दिया था, खत्म कर दिया था। हुआ है वहाँ पे क्या कि डोज कॉइन मेरे पास तकरीबन ऑलमोस्ट पड़े हुए थे उस बिटरेक्स के अंदर 400 के अराउंड 400 डोज कॉइन पड़े हुए थे। और उस वक्त डोज कॉइन की वैल्यू कुछ भी नहीं थी, मे भी वो 1-2 रुपया बनता होगा। और ये भी वो भी डोज कॉइन फ्री में ही मिले हुए थे, कोई वहाँ पे ये नहीं कि खरीदे हुए थे। और ये तकरीबन पाकिस्तान के अंदर जब डॉलर चल रहा था तो समथिंग $150 या $130 के करीब, जब पीटीआई की हुकूमत आई है, उस वक्त में बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे ये तकरीबन कोई 10,000% तक ऊपर गया। जो मेरी चीज $1 की मेरी थी बनती, वो तकरीबन पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 100 से भी ऊपर चले गई। तो वो ऑलमोस्ट मेरा 40 से 50 हज़ार रुपया बन गया था एवं। अब वहां से आप एग्जांपल ले लें कि अगर आपने इस चीज को पहले सीरियस लिया होता तो क्या आपके साथ होता, आप कहाँ तक इसको कंटिन्यू कर सकते थे। इसी तरह से जो हमारे पास बीटीसी पड़े हुए थे, वो मेरे पास ऑलमोस्ट 100 से 150 के दरमियान में बीटीसी मेरे पास पड़े हुए थे। और इसमें कोई झूठ छूट वाली बात नहीं है, लेकिन वो ये था कि ब्लॉकचेन की जो ऑफिशियल अपनी वेबसाइट है, जो उनकी अपनी डोमेन है, वहां पे आपके पासवर्ड की रिकवरी नहीं होती। जो एक्सचेंजेस है सेंट्रलाइज, वहां पे जाकर तो आपके पासवर्ड की रिकवरी हो जाती है, कि वहां पे कुछ भी वो कह सकते हैं कि आपको नंबर के थ्रू आप उसकी वेरिफिकेशन कर लें। मैक्सिमम क्या करेंगे कि अगर आप अपनी ईमेल चेंज करते हैं, पासवर्ड चेंज करते हैं या नंबर चेंज करते हैं, तो 24 आवर्स के लिए, एक दिन के लिए वो आपको रोक देते हैं कि आप विड्रॉवल नहीं कर सकते कोई भी। तो वहां पे ये ऑप्शन लग जाता है। लेकिन ब्लॉकचेन का जो अपनी ऑफिशियल डोमेन है, वहां पे आपकी रिकवरी नहीं है, अगर आपको पासवर्ड उसका भूल गया, फ्रीज की होती है।
तो आप भूल चुके हो, आप उसकी कोई भी रिकवरी नहीं है। इसलिए 21 मिलियन के करीब जो बीटीसी की सप्लाई है, उसमें से जो सर्कुलेट कर रही है वो तकरीबन 19 मिलियन के करीब कर रही है, और 19 में से भी तकरीबन सर्कुलेटिंग सप्लाई में से तकरीबन 60% से भी कम 60% कम कम या करीब करीब इसके वो लोगों के ऐसे कॉइन है जो वो भूल चुके हुए हैं, वो मार्केट के अंदर अब अवेलेबल नहीं है, वो भूल चुके हैं, तो इसलिए वो वापस नहीं आ सकते। ये चीजें जब आप सीरियस लोगे तब आपको जाके चीजों का पता चलेगा कि किसी चीज की अहमियत क्या होती है। तो एक एग्जांपल है ना कि सांप का काटा हुआ जो बंदा है ना, जिसको सांप डंस लेता है, तो वो रस्सी से भी डरता है कि यार ये मुझे काट ना दे, उसको वो भी सांप ही लगती है। तो हर चीज जब आपको काट देती है ना, वक्त आपको पीछे छोड़ता है। वक्त इंतहाई कीमती चीज आपकी ऐसी है जो कभी भी वापस नहीं आएगा। अभी जो आपके साथ मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ ना, यह गुजरता जा रहा है, इसको मैं चाह कभी वापस नहीं लेकर आ सकता। तो इसी बुनियाद के ऊपर मैंने बीटीएम की लॉन्चिंग की। उसका रीजन सबसे बड़ा ये था कि दिसंबर 2021 में इसकी लॉन्चिंग हमने की थी। रिसेंटली उससे पहले कोई 2020 या अक्टूबर नवंबर के बीच में काफी सारी वेबसाइट्स ऐसी थी कि जिनकी लॉन्चिंग हुई थी और उन्होंने लोगों के साथ अच्छा खासा स्कैम किया था और अच्छा खासा वो पैसा लेकर भाग गए, जिसके एग्जांपल यूजी, एचडी फोक्स और एचएफसी इस तरह करके नाम थे। उन्होंने अरबों डॉलर का लोगों को चूना लगाया, लोगों ने अपना पैसा गवा दिया। उसके अंदर एक दोस्त की डेथ हो गई और उसने डेथ इस तरह से उसने सुसाइड कर दिया, अल्लाह उसके हालात पर रहम करे। और वहां से फिर एक ऐसी चोट लगी कि यार जो चीज हम खुद कर रहे हैं, प्रोफेशनल तौर पे कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उसको इस तरह से लेकर चलें कि ना हम ज्यादा लोगों को बदल सके, ना हम ज्यादा लोगों की अवेयरनेस दे सके। अगर हमारे वजह से कोई एक बंदा भी समझ जाता है या चीजों को सीख लेता है और घर में बैठ कर पैसा कमा लेता है, तो हमारे लिए भी बहुत बड़ी बहादुरी की बात है कि 1000 बंदा लेकर आना और उनको मंजन सेल करना और वहां से पैसा बटोर लेना और उनके अंदर सक्सेस की रेशो आपकी 50% भी ना हो, तो वो कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि अगर आपके पास 10 बंदे आए ना, तो एटलीस्ट उनमें से भी 8 बंदा तो कामयाब हो ना, या उससे भी कम, तो 5 बंदा तो कामयाब हो, वो भी आपके लिए बहुत बड़ी बहादुरी है। कि पैसा कमाना मकसूद नहीं है, मकसूद ये है कि यार इंसान दुआएं ही दे। उसी की बुनियाद पर बीटीएम की लॉन्चिंग की। अब बीटीएम क्या चीज़ है कि ये पॉपुलर इंस्टीट्यूट है जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बनती जा रही है, लोगों को अवेयरनेस हो रही है कि मार्केट में अगर आप जाकर चेक करोगे तो आपको इसका नाम मिलेगा, जहाँ आपको मेरा नाम मिल जाएगा। कोई भी अगर बंदा फ्रीलांसिंग के अंदर काम कर रहा है जो मेरे सर्कल के अंदर है, वो आपको बता देंगे। क्योंकि ट्रेडिंग के हवाले से अगर आपने कुछ पूछगिछ करनी है या आपने वाकई ही कोई कुछ चीज़ सीखनी है, लेनी है, तो आप बीटीएम का रुख कर सकते हो या वो मेरे रेफर कर देते हैं। तो इसीलिए हमने ये विजन रखा कि हम लोगों को अवेयरनेस देंगे। किस चीज़ के एक स्लोगन हमारा आया कि बी अ ट्रेडर नॉट अ गैम्बलर। बेसिकली लोग करते क्या थे कि पैसा लगाते थे मार्केट के अंदर और वो गैम्बलिंग करते थे, ना वो सीखते थे। अब आप भी अगर अपने अराउंड चेक कर लोगे, अपने इर्द गिर्द चेक कर लोगे, तो आपको बहुत सारे दोस्त अहबाब ऐसे मिल जाएंगे जो देखते हैं कि यार फलां बंदा पैसा कमा रहा है, फलां जगह से कमा रहा है, चल भाई हम भी उस गंगा के अंदर हम भी नहा लेते हैं, हम भी स्नान कर लेते हैं उस गंगा के अंदर। तो वो क्या करते हैं, डूब जाते हैं। लाखों के उनके पास पैसे होते हैं, पता नहीं या तो पैसे फिर उनके वो हराम के होते हैं या अब्बा जी की कमाई होती है। मैं तो अपने अपने एक्सपीरियंस बेस पे इतना कह सकता हूँ, जिस शख्स का अपने हाथों से कमाया हुआ पैसा होगा ना, उसको वो लगाने से पहले 1000 दफा सोचेगा। हमेशा वही बंदा अपना पैसा लगाएगा, डबोएगा। यहाँ तो पैसा अगर किसी का हराम का होगा, हराम की कमाई का ला रहा होगा, तो उसको दिक्कत नहीं होगी, खाएगा जाता तो जाए मैं फिर से कमा लूंगा। तो या वो अब्बा जी का खा रहा होगा, कौन सा मेरा पैसा ठीक है, बड़े बोलो। ये दो काम हो सकते हैं और ये मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ। लेकिन मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन कोई 1 से 2% चांस ऐसे होंगे, लेकिन 98 से 90% तक चांसेस यही है कि लोग ऐसे ही करते हैं। अब उसमें क्या है कि हमने बोला कि ओरिजिनल वर्क करो और शॉर्टकट की तरफ अपना भागो। जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, वो इस चीज के ऊपर है कि आप देखें लोग आज भी सीपीएम का काम कर रहे हैं, मतलब कि फेक लीकिंग का काम कर रहे हैं। और इससे पहले 2014-15 के अंदर एक काम आया था जिसको हम बोलते थे सीएससी, कस्टम सर्च इंजन। वहां पे किस तरह से लोग काम करते थे कि यूट्यूब के ऊपर जाकर अपना चैनल बनाते थे और उसी ईमेल से वो अपना एडसेंस अप्रूव करवाते थे। वहां पे कोई ये चक्कर शक्कर नहीं था, 1000 सब्सक्राइबर वाला और ये वॉच टाइम वाला कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। वहां से एडसेंस के अप्रूवल करवाते थे,
ब्लॉगर पे जाते थे, वहां पे जाकर अपना ब्लॉग क्रिएट करते थे और उसकी बैक लिंकिंग करके कस्टम सर्च इंजन को अटैच करके तो वीपीएन वगैरह लगा के उसके ऊपर एड शो होते थे, फेक क्लिकिंग करते थे और लोग एक एक दिन क्या एक एक घंटे के अंदर लाखों डॉलर छाप देते थे। अगर उनकी वहां पे अर्निंग हुई या 10 अकाउंट के अंदर कोई 1 लाख डॉलर की, अगर उसमें से उनको 1000 डॉलर भी मिल जाता था ना तो उनकी बहादुरी तो कहते भाई बहुत बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन वो काम ज्यादा देर चला नहीं, गूगल को पता चल गया कि यार ये हमारे कस्टमर के साथ इस तरह से हो रहा है और उसकी बुनियाद पे उन्होंने फिर बाद में क्या किया कि एडसेंस की अप्रूवल बंद कर दी, यूट्यूब के ऊपर उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी और वहां पर आप देखें कि वो आस्ता आस्ता उस चीज को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी पाकिस्तानी कौम ऐसी कौम है, वो ओरिजिनल वर्क की तरफ नहीं आती, वो कहती है हम हराम काम की तरफ जाएं। बहुत बड़े बड़े गुरु लोग ऐसे हैं, यूट्यूबर ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, वो भी काम यही कर रहे हैं, बताता कोई भी नहीं है तो भाई मैं ये काम कर रहा हूँ। जितनी आप मर्जी मेहनत कर लो, जितनी मर्जी आप मेहनत कर लो, आप बोलो कि मैं महीने का अंदर लाखों डॉलर कमा लूं या मैं लाखों रुपया कमा लूं, करोड़ रुपया कमा लूं और बैकबोन के ऊपर आपके पास उसका कोई रोड मैप ही नहीं है, ये कभी भी नहीं हो सकता। मेरे मानने में तो 8 साल एक्सपीरियंस में ये चीज नहीं आ सकती कि कोई इंसान ये बोले। अगर आप एसईओ के फील्ड में भी जाकर काम करते हो, वहां पर भी जाकर आपको एटलीस्ट कोई 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। उसके बाद जाकर अगर आपकी लक है तो आपको वेबसाइट फ्लिप हो जाती है या आप जाकर फ्रीलांसिंग कर लेते हो और वहां से भी आपकी जो अर्निंग जनरेट होती है वो भी मैक्सिमम यही 1000-2000 डॉलर जाकर होती है। तो इन शॉर्ट बात यही है कि हम जो है ना वो ओरिजिनल वर्क की तरफ नहीं आते। तो हमने क्या एम बनाया कि हम कम से कम 1000 बंदा ऐसा रेडी करें कि जिसके पास ऐसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो, वो ट्रेडर ऐसा बने तो मंथली बेस पे कम से कम 1000 डॉलर अर्न कर सके। इस मीन पे 2 से 2.25 लाख रुपया घर में बैठ के वो अर्न कर सके, चाहे वो कोई हाउस वाइफ है, चाहे वो कोई हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं जो कॉलेज में पढ़ रही है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही हैं, या वो फ्री हैं, कुछ भी हैं। घर के अंदर छोटे बच्चे हैं, 8-10 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, वो घर में बैठ के पैसा कमाए। अगर कोई जॉब होल्डर बंदा है अपने फ्री टाइम पे आके वो पैसा कमा रहे कि उसके पास जो इनकम सोर्सेज है ना वो कम से कम आज के दौर में तो 2-3 तो होने चाहिए, या ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 तो हो तो फिर ज्यादा बात बनती है। तो ये हमारा एक विजन बना। फिर यहाँ पे आप अगर आते हो, अब लोगों के माइंड में ये चीज आई कि हम क्रिप्टो को ना लेकर लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे और मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स भी नहीं मिसकॉन्सेप्ट्स हैं। वो क्या कि यार ये क्रिप्टो हराम है, बला 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 बला, जिनको ये भी नहीं पता कि ये क्या चीज है वो भी इसको हराम बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना का अपना एक्सपीरियंस था उसकी बेस के ऊपर प्रॉपर तौर पे रिसर्च की और उसकी बुनियाद पे जो हमने चीजें निकाली ना वो हमने आगे दी कि आप बीटीएम के प्लेटफॉर्म पे आके, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा है कि जहाँ पे आप क्रिप्टो को बाकायदा तौर पर डीपली लर्न कर सकते हो, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को आप लर्न कर सकते हो और वो भी स्क्रैच से एडवांस लेवल तक। चाहे तो आप फिजिकल आके आप ट्रेडिंग ले लें, चाहे तो आप ऑनलाइन सेशंस ले लें जैसे आप अभी ले रहे हैं 1-to-1 कन्वर्सेशन करके, और कोई यहाँ पे मंजिल मुकाला वाला सीन नहीं होगा इंशाल्लाह। और वो चीज़ आपको बिल्कुल ओरिजिनली ही प्रोवाइड की जाएगी और सबसे बड़ी बात कि जो इस्लामिक लॉज हैं उसके अंडर में रहकर आपको ये चीज़ मिलेगी। तो ये हमारा बीटीएम को लॉन्च करने का मकसद था और ये हमारा विजन था। उसके बाद अगर हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, तो उसमें ये चीज़ आ जाती है हमारे थर्ड कॉन्सेप्ट के अंदर ये चीज आई है कि किसी भी काम को सीखने से पहले हमें उस चीज के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि हमें फिजिकली तौर पे साइकोलॉजिकली तौर पे उस चीज के बारे में नॉलेज प्रिपेयर होना चाहिए। वो किस तरह से हो सकती है? अब हमारा काम क्या है? ट्रेडिंग के हवाले से है। अब उस ट्रेडिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले इकोनॉमिकल जो सर्कल होता है उसको समझना पड़ेगा कि यार ये जो पैसा होता है या इकोनॉमिकल जो सर्कल होता है ये किस तरह से वर्क करता है, ये किस तरह से आगे आपको लेकर चलता है। तो ये दुनिया का दस्तूर है, आप इस चीज को मानेंगे कि हमेशा अगर आपको पैसा मिलता है ना उसके इवज में कुछ ना कुछ देते हैं। कुछ भी आप दे दो, कुछ भी, लोग तो इज्जत तक दे देते हैं अपनी पैसा कमाने के लिए। वो तो बाद का मैटर है ना, वो हलाल का कमा रहे हैं हराम का कमा रहा है, लेकिन जनरल असूल क्या है? वो ये है कि जब भी आपने कोई चीज लेनी है बदले में आपको कोई चीज देनी पड़ेगी। अगर आप सैलरी ले रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो बदले में आप क्या दे रहे हो? सबसे कीमती चीज आपका वक्त। जब आपका एक्सपीरियंस है वो तो एक अलग चीज है ना, आप अपना वक्त प्रोवाइड कर रहे हो, अपना टाइम को प्रोवाइड कर रहे हो, बदले में आपको 1 महीने के बाद जाके सैलरी मिलती है। ओके।
अब थिंग्स को थिंग्स हो गया, इसके अंदर क्या चीज आ गई आपका कि चीज के बदले आपकी चीज होगी, ठीक है। उसके बाद आपका इसी चीज को अगर हम सोचें तो भाई जब इंसान की पैदाइश हुई है तो क्या तब से लोग इस चीजों के बदले में आपस में लेन देन नहीं थे करते, तो तब एक सिस्टम चलता था जिसको हम कहते थे बार्टर सिस्टम, चीज के बदले में चीज आती थी। उसके बाद वो किस तरह से, अब अगर किसी के पास कोई हाथी है या किसी के पास कोई बकरियां हैं या किसी के पास कोई और जानवर है या कोई अजनास वाली चीज है, जिनसी चीज है, जैसे गंदुम है, जौ है, चावल है, इस तरह से कोई भी उसके पास चीज है, तो चीजों का लेन देन वो करते थे। मतलब अगर किसी ने किसी को कपास दे दी, कोई और चीज दे दी, किसी ने किसी को गंदम दे दी और उसने उससे चावल की फसल ले ली, किसी ने कोई जानवर दे दिया, हाथी दे दिया और उस गधा दे दिया या कोई और चीज दे दी, उससे उसने बकरियां ले ली या बकरी ले ली। अब यहाँ पे एक काम हो रहा था, रिस्क ऑफ लॉस था, यानी कि यहाँ पर नुकसान का काफी अंदेशा था। वो किस तरह से अक्ल इस चीज को तस्लीम करती है कि आप देखें, अगर मेरे पास दो बोतलें हैं कोल्ड ड्रिंक है, एक कोल्ड ड्रिंक है मेरे पास लीटर की और एक मेरे पास है 1.5 लीटर की, 1.5 लीटर की। अब दोनों के अंदर आप चेक करें कि कितना फर्क है कि वो दोनों इक्वल नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप ऐसा करो, मुझसे लीटर की बोतल दे लो, अपना 1.5 लीटर की बोतल मुझे दे दो, आप बोलोगे भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, मेरे वाली बड़ी बोतल है, मैं क्यों दे दूंगा आपको। अक्ल इस चीज को ना तस्लीम कर दी। उस वक्त बार्टर सिस्टम में भी ये चीज आजमाइश हो रही थी कि मैं फर्ज करें, अब अगर इक्वल चीज आ भी जाती है, मेरे पास भी लीटर की बोतल है, आपके पास भी लीटर की बोतल है, दोनों ही एक जैसी हैं, यानी कि वो एक ही कंपनी की, यानी कि मुझे किसी और कंपनी की चाहिए। फर्ज करें मुझे पेप्सी की बोतल चाहिए, आपके पास है कोक की, और मैं कहता हूँ यार आप ऐसा करो कि मुझसे पेप्सी की ले लो, मुझे कोक की बोतल दे दो, ठीक है। या मुझे चाहिए ड्यू की बोतल और आपके पास है पेप्सी की, मेरे पास है उसकी कोक की। अब हमने इसको एक्सचेंज करना, रिप्लेस करना आपस के अंदर, और आप कह रहे हो कि नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए। अब क्या होगा, हमें को थर्ड पर्सन वाला बंदा ढूंढना पड़ेगा कि जिसके पास मेरी चाहत की कोई चीज हो और उस बंदे का पास इस बंदे की चाहत की चीज हो जो थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन है। इस तरह से हम उस सर्कल को चलाएंगे। तो जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्या चीज हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, इसको हम कहते थे बार्टर सिस्टम। तो अक्ल इस चीज को तस्लीम नहीं थी कर रही। फिर एक वक्त ऐसा आया जब लोगों को समझ आई ना इस चीज की, तो उन्होंने बोला कि यार कोई ऐसी चीज रिलायबल थिंग होनी चाहिए, कोई ऐसा हमारे पास स्टॉक होना चाहिए, कोई चीज होनी चाहिए जिसके ऊपर हर इंसान मुत्तफिक हो कि हाँ यार हम इसको अहमियत दे रहे हैं करेंसी के तौर पे, हम इसको अहमियत दे रहे हैं किसी कीमती चीज के तौर पे, और उसकी वैल्यू मुकर्रर कर दें, और उसके बदले में हम जो चीज ले रहे हैं ना उसकी वैल्यू मुकर्रर कर दें। जैसे स्टार्टिंग के अंदर अगर आप चले जाए थोड़ी सी, आप हिस्ट्री को जाके अगर आप रीड करते हैं, वहां पे क्या होता था, कई कंट्री ऐसी भी है जहां पे चाय की पत्ती को भी एज अ करेंसी के तौर पे इस्तेमाल किया गया, पत्थरों को भी, वो यूनिक चीज थी ना, पत्थरों को भी इस्तेमाल किया गया, लकड़ी के टुकड़ों को भी यूनिक निकली थी कुछ, उनको दरियाफ्त किया गया, लोगों ने उसको एज अ पेमेंट के तौर पे, पेमेंट मेथड के तौर पे कबूल कर लिया। तो उसको वो आपस में फिर लेन देन के मामला में यूज करते थे। वहां पे फिर जब वक्त की थोड़ी सी चेंजिंग हुई, लोगों को एक धात मिली जिसको हम बोलते हैं गोल्ड। वो यूनिक चीज थी पूरी दुनिया के अंदर, जो ना खराब होती थी और ना वो जाया होती थी। तो लोगों ने इसको अहमियत दी है, पूरी दुनिया के अंदर एक तजारत का एक हब बन गई ये चीज है। फिर लोगों ने अपनी चीजों की कीमत मुकर्रर कर दी कि भाई अगर आपको एक हाथी चाहिए, एक सिक्के के बदले में आपको एक हाथी मिलेगा, दो चाहिए दो सिक्कों के बदले में मिलेंगे, अगर आपको बकरियां चाहिए, कोई गधा चाहिए, उसकी इतनी कीमत होगी, यानी कि हर चीज की कीमत मुकर्रर होगी। और वहां पे क्या हुआ, वहां पे लोगों का बार्टर सिस्टम तो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे खतरात पैदा हुए किस चीज के, खतरात इस चीज के हैं यार। अब जब आप रियासती मामला हो चुके थे ना, रियासत आ गई बीच में, जब किंगडम चीज बन गई, जमहूरियत तो थी नहीं, डेमोक्रेसी तो थी नहीं। आज भी कई कंट्री आप देख लें, यूके को देख लें, सऊदिया को देख लें, यूएई को देख लें, तो यहाँ पे आपका किंगडम सिस्टम है और वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, जमहूरियत नहीं है। वहां पे क्या होता था कि अगर कोई इंसान एक सल्तनत से निकल कर, एक किंगडम से निकल कर वो इंसान जाता था किसी और रियासत में, तो वहां पे कुछ और करेंसी चल रही है तो उनके अपने नाम की। जिसके एग्जाम्पल आप यूं लगा लें कि अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाए, अगर इस्लामी रियासतों को देख लिया जाए, तो सल्तनत उस्मानिया का अपना सिक्का चल रहा था, मुगलिया सल्तनत का अपना सिक्का चल रहा था, तो गुलामाना सल्तनत का अपना सिक्का चल रहा था, बासिया खिलाफत का अपना था। तो इस तरह से हर खिलाफत का या हर सल्तनत का, हर रियासत का अपना ही सिक्का चल रहा था।
तो जब ताजर हजरात जाते थे ना किसी भी कंट्री में तिजारत करने के लिए, तो उनको खतरात कौन से लाहिक होते थे, जो वो गोल्ड अपने साथ लेकर जा रहे थे। जब वो किसी रियासत में जाते थे तो वो क्या करते थे, वहां पर उसको जमा करवाते थे। लेकिन उससे पहले क्यों उन्होंने करवाना शुरू किया, वो इसलिए कि अब गोल्ड एक पूरी दुनिया में ऑथेंटिक चीज बन चुकी थी। गोल्ड तो गोल्ड ही था, वो तो रियासती मामला के अंदर उसको सांचे में ढाल के और पैसों में उसको कन्वर्ट कर लेते थे। अपने जो उन्होंने बनाया होता था सांचा, जिसको हम डाई बोलते हैं, डिजाइन बोलते हैं, तो उन्होंने उसको ढाल देते थे। तो इस तरह से वो क्या करते थे, डाकू उनको लूट देते थे जब वो जाते थे रास्तों के अंदर, जब तिजारत करते थे। इतनी इतनी दूर लोग जाते थे, पैदल सफर करते थे, गदर गाड़ियों पे सफर करते थे, तो उनको लूट देते थे। जंगलों में लूट देना, वैसे लूट देना। तो ये लूट के जो मामला थे ना, इससे निमटने के लिए एक चीज हुई कि वो क्या करते थे, जब किसी रियासत में जाते थे, जाकर वहां पर अपना पैसा जमा करवा देते थे, और बदले में क्या होता था, वो रियासत वाले उनको एक रसीद वगैरह या अपना सिक्का दे देते थे। और वहां से उनको लॉ एंड ऑर्डर मिल जाता था कि जब आप वापस जाओगे, वो पैसा जो आपके पास है, जितना भी आप तजारत करोगे हमारे इस बाजार से, तो वो पैसा वापस हमें जमा करवा देना, और अपना पैसा उसके बदले में उतना लेकर आप चले जाना। तो हर रियासत के पास इस तरह से बहुत सारे जो रियासतें थी, उनका पैसा जमा होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज जो है ना वो पैदा हुई कि क्यों ना हम इस तरह से करें कि इसको मजीद इसके अंदर हम इनोवेशन लेकर आ जाएं, हम जिद्दत इख्तियार कर लें। जिद्दत इस तरह से कि हमें ये पैसा लेकर जाना ही ना पड़े, कोई हमारा ना बंदा ऐसा थंटी के बीच में आ जाए, थर्ड पार्टी आ जाए जो इसकी हिफाजत कर सके। तो यहाँ पे बैंक का वजूद आया, पेपर करेंसी का वजूद आया। अब क्या होता था, लोग अपना पैसा बैंक में जाकर रखवा देते थे। बैंक में रखवाने के बाद उतने पैसों के बदले वो बैंक उनको एक रसीद लिख कर दे देता था। जैसे अभी आप पाकिस्तानी अगर पैसे को देखो तो उसके ऊपर लिखा होता है हामिल हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा। तो वो इस चीज की जमानत होती है बैंक की तरफ से, स्टेट बैंक की तरफ से जमानत होती है कि जितना ही आपके पास पैसा है ना, इतना इसके बदले में गोल्ड पीछे पड़ा हुआ है, आप उतना गोल्ड ले सकते हैं। अब लोगों का माइंड में गोल्ड को लेकर ये चीज बैठ गई कि गोल्ड की बुनियाद के ऊपर है पैसा जो है ना वो चलता है, और सर्कुलेशन जो होती है ना पूरी दुनिया के अंदर, इकोनॉमिकल जो सर्कल होता है वो इस तरह से होता है। जबकि ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर इतना गोल्ड नहीं है जितनी करेंसी पूरी दुनिया की। अगर सबको इकट्ठा कर लोगे तो फिर कोई तो कोई बीच में चोर होगा ना बंदा, तो इसकी बुनियाद पे कभी भी किसी भी करेंसी को नहीं मेयर किया जा सकता। अब उसकी बुनियाद क्या होती है, उस कंट्री के आपके रिजर्व होते हैं, वहां पे आपकी जो सहूलियात हैं वो चीजें होती हैं। मसला फर्ज करें कि आपकी कंट्री के अंदर जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो किस टाइप के हैं, वहाँ पे आपके माहौल आपका कैसा है, वहाँ पे आपके पास नई से नई जो चीज़ें, तलीमी निज़ाम आपका ये वो, यानी कि ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ों में से आपका निज़ाम किस तरह से चल रहा है। अगर इसी का एग्जाम्पल ली जाए तो गोल्ड तकरीबन सबसे ज़्यादा यूके के पास है पूरी दुनिया का। अब यूके का जो पाउंड है वो हमारे पाकिस्तानी करेंसी के बदले में उसको चेक कर लो, पूरी दुनिया में चेक कर लो, तो जो कुवैती दिनार है या ओमानी जो रियाल है उसके बदले में तो जो पाउंड है वो बहुत नीचे है। तो फिर ऐसा होना चाहिए ना, अगर गोल्ड रिजर्व है आपका तो फिर उन कंट्रियों में तो ये चीज क्यों है, वहां पे उनके जो रिजर्व है, जो उनका इकोनॉमी का सर्कल है वो बहुत ही परफेक्ट है, मजबूत है, वहां पे क्राइम की रेशो कम है, बाकी चीजों के अंदर जिद्दत है, इसलिए उनकी करेंसी ज्यादा है गोल्ड की सूरत में भी। और सबसे बड़ी बात ये कि जो सबसे ज्यादा आजकल यूज होने वाली चीज आपको पता ऑयल है, तो जहाँ पे ऑयल निकल रहा है उस उन कंट्रियों का आप हालात देख लो कि एक साल एक सदी के अंदर, एक सेंचुरी के अंदर कितने तब्दील हुए हैं। तो यहाँ पे ये चीज आती है, ये हमारा चलता है इकोनॉमिकल सर्कल, साइकोलॉजिकली जिसको हमें समझना पड़ता है। और इसी चीज की बुनियाद आगे बनी जाकर पेपर करेंसी, पेपर करेंसी के बाद हमारे पास आ गया एटीएम कार्ड। अब एटीएम कार्ड से के बाद जब आपका आया इंटरनेट की दुनिया की आई, तो उसके बाद क्या हुआ है, आपकी रेवोल्यूशन मजीद हो गई, मजीद आपकी चीजें ऑपरेट हो गई, वो चीजें आपकी कंप्यूटराइज शिफ्ट हो गई। अब यहाँ पे हम आते हैं अपने सबसे मेन पॉइंट की तरफ और लास्ट पॉइंट की तरफ अपने इस लेक्चर के, जिसको समझने के लिए हमें ये चीज देखनी पड़ेगी एज अ मुस्लिम, जिस चीज के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं तो उसके कौन कौन से रूल होते हैं, कि कौन सी किस्में ऐसी हैं कि जो हलाल है इस्लाम के अंदर, उनके बेसिक रूल्स क्या क्या है।
अब देखें, हमारे लिए जो सबसे ज्यादा ज़ाबिता हयात है ना इस्लाम के अंदर, और जो सबसे हमारी ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाने वाली चीज़ है, वो अल्लाह का कलाम है, कुरान है सबसे ऊपर। ठीक है, यानी कि कुरान की बाउंड्री हमारे लिए ऐसी है कि हम उसके अंदर बंद हैं, जिसको हम शरीयत बोलते हैं। ठीक है, अब कुरान के अंदर अगर अल्लाह ने डायरेक्टली किसी चीज़ के हवाले से बोल दिया है कि तुम इस चीज़ को ना लो, ये चीज़ हराम है, जैसे खमर के बारे में बोला गया, शराब के बारे में 7वां पारा सूरह नाम के अंदर है ना, इन्नमल खमर वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमल शैतान, कि ना बेशक जो शराब है ये भी हराम है, और उसके बाद जो जुआ है ये भी हराम है, और आप इन चीज़ों की तरफ आप ना जाओ। ऐसी चीज़ें कि जो कुरान के अंदर वाज़े तौर पे हैं, विदाउट एनी डाउट, अगर आप उसके अंदर ट्रेड करते हो, जो चीज़ें हराम है उसकी तजारत भी हराम है। मुसलमान के लिए जो चीज़ हराम है खाना, उसकी तजारत मुसलमान के लिए हराम है। ये बात का मैटर है कि बाद में जाकर ये जो फिकी कानून है उसके हवाले से क्या चीज़ हमें अहमियत देती है। दूसरे नंबर के ऊपर जो रूल है कि कुरान में के बाद अगर हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें ऐसा इशारा मिल गया कि तुम ये काम करो, ठीक है, यानी जिसको हम हदीस बोलते हैं, हदीस के अंदर अगर हमें कोई ऐसी ऑथेंटिक हदीस मिली है कि जिसके अंदर वाज़े तौर पे चीज़ बोली गई है, और वो हदीस भी जो है ना वो सही हो, और वो वाज़े तौर पे वाज़े हो अच्छे तरीके के साथ, तो वो हमें इशारा मिल रहा है कि तुम इस चीज़ को कर लो, तो हम उस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके ऊपर हमें नबी पाक की तरफ से इशारा मिल गया, हदीस के अंदर बयान हो गया। अब है इन दोनों चीज़ों से हटकर कि हमें परमिशन ना तो कुरान से मिली, ना हमें हदीस से कोई परमिशन मिली, और ऐसा भी हुआ है कि उसने मना भी नहीं किया। जिस चीज के बारे में मना कर दिया वो तो टोटली हराम है, जिस चार चीज के बारे में बोल दिया वो चीज हलाल हो गई। और थर्ड नंबर पे ना हराम का बोला ना हराम हलाल का बोला, दोनों चीजों के बारे में नहीं बोला, और साथ में सकूत भी इख्तियार किया, बिल्कुल साइलेंट रहे, चुप रहे। तो वो चीज अगर आप कर लोगे तो हलाल है, अगर आप चीज को नहीं करोगे तो आपके ऊपर हराम का कोई फतवा नहीं। ठीक है, ये 3 रूल है बेसिक आपके। तीसरे रूल की बुनियाद के ऊपर जो चीज बनी है ना, वो आपका मसलक बन गया। जो हमारे 4 मसलक सबसे ज्यादा इस्लाम के अंदर पाए जाते हैं, हनफी और उसके बाद शाफी, हम्बली और मालकी। ठीक है, ये हमारी 4 फिका पाई जाती हैं। अब कोई भी गलत नहीं है, हर फिका वाला अपनी जगह पे ठीक है। हाँ, किसी एक को फॉलो करना ठीक है, अगर आप ये नहीं है एक के अंदर आपको आसानी मिली आप दूसरी तरफ चले गए, दूसरी तरफ आपको आसानी मिली तीसरी तरफ चले गए, ऐसा नहीं पॉसिबल है। हर वो इमाम अपनी जगह पे ठीक है, उन्होंने भी वो चीजें कहाँ से निकाली हैं, कुरान और हदीस से ही निकाली है। तो ये बुनियाद बनती है थर्ड नंबर पे आके, कि जहाँ पे आपकी जो मसलक की बुनियाद बनती है। अब मैं एग्जांपल आपको देता हूँ सुअर की। सुअर के बारे में पिग जो है, इसके बारे में वाज़े तौर पे है कि ये बिल्कुल नजसुल ऐन है, बिल्कुल नजसुल ऐन है, इसको आप खा ही नहीं सकते। तो अब आप मुझे ये चीज बताएंगे क्या सुअर की तजारत हलाल होगी? कतई तौर पे नहीं होगी। इसी तरह से जब शराब है, शराब अब स्टार्टिंग के अंदर, बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर हराम नहीं थी, सहाबा कराम भी पी लेते थे। ये शुरुआत इस्लाम की मैं बात कर रहा हूँ, कोई गुस्ताखी का फतवा ना मेरे ऊपर लगे, मैं मुझे बस इस चीज से डर है। सहाबा कराम भी पी लेते थे, लेकिन बाद में हुक्म क्या आया, यही आयत नाज़िल हो गई कि आप लोग शराब को ना पियो, क्योंकि यार उसका रीजन ये आ गया कि आप लोग अपनी अकल खो देते हो। जब नमाज पढ़ने के लिए आप जा रहे हो तो अल्लाह तो कह रहा है जब तुम मेरे हुजूर पेश हो तो पाक साफ होकर आओ, आप मेरी इबादत करने के लिए आ रहे हो। तो जब इंसान शराब पी लेता है उसको होश ही नहीं होती, उसकी अकल मखूफ हो जाती है, तो वो शराब को हराम करार दे दिया गया। अब ये क्या हुआ, देखिए मुसलमान के लिए हराम शराब जो है ना वो हराम हुई मुसलमान के लिए। अगर मुसलमान शराब पीता है तो वो हराम काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे डाउट ये है क्या शराब की तजारत करना हलाल है या हराम? हमें यह हुक्म मिल गया कि इस वजह से हराम हुई है। अब जिस मसलक के अंदर, जिस इंसान के अंदर, क्योंकि इस्लाम तो मुकम्मल ज़ाब्ता है याद है ना, और नबी पाक की जो ज़ात है वो रहमतुल आलमीन है पूरी दुनिया के लिए। तो जो गैर मुस्लिम है, जो नॉन मुस्लिम है, जो मुसलमान नहीं है, जो शराब पी लेता है, जिसके मजहब के अंदर शराब हलाल है, या वो समझता है कि मेरे लिए शराब हलाल है, अगर कोई उस कंट्री में जाकर शराब की तजारत करता है और वो ड्रिंकिंग करता है, उसके साथ उसकी तजारत, पी नहीं रहा, मैं पीने की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी तजारत की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फिर आपका वो मसलक आ जाएगा। कुछ मसलक वाले कहते हैं जी हलाल है, मुसलमान का गैर मुस्लिम के साथ शराब की तजारत करना हलाल है। क्यों? कि वो चीज बिकने वाली तो है ना,
हर वो चीज जो बिकने वाली है उसकी तिजारत जायज है। अब हलाल है या हराम है वो एज अ मुस्लिम हमें आइडेंटिफाई करना है। तो वो तिजारत जो हम कर रहे हैं शराब की गैर मुस्लिम के साथ वो हलाल है। अब अगर वही तिजारत हम शराब की कर रहे हैं मुसलमान मुसलमान के साथ करना वो हराम है, क्योंकि वो दोनों के लिए हराम चीज है। तो अब इस कंडीशन में हराम हो जाएगी अगर इस चीज को तस्लीम करके ठीक है हम मान लेते हैं। लेकिन कुछ मसलक ऐसे हैं वो कहते हैं नहीं जी, जब चीज ये का हराम है चाहे वो गैर मुस्लिम के लिए नहीं है मुसलमान के लिए हम उसकी तजारत भी नहीं कर सकते। ठीक है, वो अपनी जगह पर सच है। यहाँ पे ज्यादा हम कॉम्प्लीमेंट में नहीं जाते। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको यहाँ पे कि किन चीजों का हम तजारत कर रहे हैं और क्रिप्टो का इसके साथ किस तरह से लिंक बनेगा, ये उसकी तरफ आपको इशारा कर रहा हूँ। इस सेशन को आपने बिल्कुल अच्छे से समझना है क्योंकि हर सेशन का लिंक नेक्स्ट सेशन के साथ होगा। अब आ जाते हैं हम सी फूड की तरफ। जो है ना, समंदर को अजायब बात की दुनिया बोला जाता है। समंदर को, समंदर के अंदर ऐसी ऐसी मखलूकात हैं अल्लाह ताला की, ऐसे ऐसे राज हैं, ऐसे ऐसे दफीने वहां पे दफन है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। समंदर एक राज है, ऐसा राज है। आपको पता भी नहीं होगा कि सी फूड के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। ज्यादातर तो हमने यही चीज सुनी ना, मछली है या झींगे हैं, केकड़े हैं, और उसके बाद पता नहीं कौन वो सिक्कियां हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। अब वो सी फूड के अंदर कौन कौन सी चीजें हलाल है, कौन सी चीजें हराम है, किसकी तजारत आप कर सकते हो, किसकी आप तजारत नहीं कर सकते, फिर बात उधर ही आ जाएगी आपकी घूम फिर के। इसी तरह से आप आ जाती है करेंसियां भी, कि अगर आप करेंसियों को ट्रेड कर रहे हो, जैसे मैंने आपको पहले वाले थर्ड आपको स्लाइड में मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि यार अगर आप वो करेंसी रखवा रहे हो किसी भी मुल्क के पास, जैसा भी मुझे तजारत करनी है, हम अपने क्रिप्टो की एग्जांपल ले लेते हैं। क्रिप्टो के अंदर पाकिस्तानी करेंसी का बदले में तजारत तो नहीं ना कर सकते। क्रिप्टो के अंदर आप कभी भी पाकिस्तानी करेंसी में तजारत नहीं कर सकते। वहां आपको डॉलर की जरूरत पड़ेगी या आपको ऐसी करेंसी की जरूरत पड़ेगी जो क्रिप्टो आपको सपोर्ट कर रही है, जैसे तुर्किश लीरा है, इसी तरह से जापानी यन वगैरह है, या फोरेक्स में जाते हो तो वहां पे जो जो पेड़ बने हुए आप उनके बदले में ट्रेड करते हो। एग्जाम्पल सबसे बड़ी ये कि अगर आपको चाइना से कुछ चीज लेनी है, या अभी रूस के एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो रूस जो है वो डॉलर का एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो बिटकॉइन का एक्सेप्ट कर रहा है। इसी तरह से अगर आपने तजारत करनी है चाइना से कुछ चीज लेने के लिए, वहां से आपने चीज को एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट आपने करना है, वो कहते हैं कि भाई अगर आपने हमसे कुछ चीज खरीदनी है ना तो हमको जो है ना वो हमारा पैसा चाहिए। तो उसके लिए आप पहले क्या करोगे, अपने करेंसी को, नेटिव करेंसी को उस करेंसी में आप चेंज करोगे। तो जब आप चेंज करोगे, इस चेंज के दरमियान में जो आपको रेट हाई लो का मिलेगा ना, तो उसकी बुनियाद पर भी लोग ट्रेड करते हैं, उसकी बुनियाद पे लोग ट्रेड करते हैं। और कायदा कुलिया ये है कि तिजारत क्या होती है, दो बंदों के अंदर बाहमी रजामंदी के साथ किसी भी चीज का के मामला के अंदर लेन देन करना, उसको हम तिजारत कहते हैं। ये शरीयत के मुताबिक तारीफ है तिजारत की, ट्रेड की, ट्रेडिंग की, कि मेरे पास कोई चीज है और अगले इंसान के पास भी कोई चीज है, हम उसका आपस के अंदर तबादला ख्याल कर रहे हैं, लेन देन के मामला कर रहे हैं। तो जब हमारी रजामंदी हो जाएगी तो हम इस चीज को बोलेंगे कि हाँ भाई ये चीज जायज है। अब देखा, अगर मेरे पास कोई बाइक है, मैं कोई बाइक नहीं लेकर आया हूँ, वो 60,000 रुपए की बाइक है या लाख रुपए की बाइक है, अब जब उसको मैं लाने के बाद फौरन सेल करने के लिए जाऊंगा ना, तो मार्केट के अंदर ये उसूल है कभी भी आपकी पूरी प्राइस के ऊपर चीज सेल नहीं होगी। इवन डैट के वो चीज आपकी लोकल मार्केट में अगर आप किसी को सेल करते हो तो पूरी प्राइस के ऊपर सेल नहीं होगी। कम से कम आपको उसमें से कुछ 2-3%, 5%, 10% का आपको लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो जब आप उस चीज को देते हो तो अपनी रजामंदी के साथ देते हो ना, तो क्या शरीयत आपको ये कह रही है कि आपके साथ अगले बंदे धोखा किया है या आपने अगले उस बंदे ने आपके साथ धोखा किया? नहीं, बाहमी रजामंदी के साथ जो आपका एक रूल चल रहा है उसके जरिए आपने चीज को आगे डिलीवर कर दी। करेंसियों का जो आपस में आप लेन देन का मामला कर रहे हो किसी चीज को खरीदने के लिए, पेड़ के अंदर पॉइंट्स होते हैं जिसको पिप्स बोलते हैं, जब उसके अंदर आप ट्रेड करते हो ना तो वो चीज आपकी जायज है कि आप अपनी रजामंदी के साथ दे रहे हो या ले रहे हो। तो इस बुनियाद के ऊपर कहना कि करेंसियों की जो ट्रेड है वो हराम है, ये गलत बात है। ऐसा कुछ सीन नहीं है। कौन सी चीजें हराम है, कौन सी चीजें हलाल है, किस तरह की ट्रेडिंग हराम है, जैसे फ्यूचर मार्जिन है, उसको हम इंशाल्लाह आगे जाकर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा सेशन है इसके ऊपर, जो कल वाला सेशन होगा कि क्रिप्टो करेंसी हलाल है या हराम है, वर्क कैसे करते हैं, हम इसको कल वाले सेशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे करेंसियों के मामला तो हो जाते हैं। इसी तरह से सिमिलरली जब आप आते हो अपनी क्रिप्टो की मार्केट में, वहां पे आके जब आपने ट्रेड करनी है, कोई भी कॉइन आपने खरीदना है, तो आपको ये चीज देखनी पड़ती है कि जो प्रोजेक्ट है वो वाला,
वो कौन सा वर्क कर रहा है, तो आपको कहाँ से पता चलेगा? फंडामेंटल का एनालिसिस करके। अब आपको पता ही ना होगा जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो किस कैटेगरी का है। फर्ज करें, अल्लाह ना करे, वो प्रोजेक्ट वर्किंग कर रहा हो सुपर के ट्रेड के ऊपर, तजारत का मामला कर रहा हो। रूस जो है वो एथिक्स जो लोग हैं जो खुदा को मानते ही नहीं है, वो ऑलमोस्ट वो वाली कंट्री है। चाइना को आप देख लें, वहाँ पे भी लोग ऐसे ही हैं कि जो किसी खुदा को नहीं मानते, किसी मजहब के नहीं है। या ऐसी आप एग्जांपल ले लें किसी भी कंट्री की कि जहाँ पे मजहब तो है लेकिन वो उनके अंदर वो चीज़ें हलाल हैं। अगर वो तजारत कर रहे हैं आपस के अंदर और वो प्रोजेक्ट जो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है कि रिपल के एग्जाम्पल ले लें या एडीए की एग्जाम्पल ले लें या बिटकॉइन की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वो बिटकॉइन को एज अ एग्जाम्पल वो वाला प्रोजेक्ट है, क्योंकि बिटकॉइन को वो यूज कर सकते हैं कि सबके अंदर कंबाइन है। स्पेसिफिक अगर कोई प्रोजेक्ट आता है ना, उसका एक रोड मैप होता है, उसका एक पीडीएफ के अंदर उनका एक हर चीज को मेंशन किया जाता है कि यार हम वाइट पेपर जिसको हम कहते हैं, वाइट पेपर के अंदर उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स दिया होता है कि यार ये चीज है, हमारा मकसद ये है, हम इस चीज के ऊपर वर्किंग करेंगे, या हमारा प्रोजेक्ट वेब 3 क्या, वेब 3 के अंदर तो हम क्या करने आए, हमारा मकसद क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या चीज है। अगर फर्ज करें वो प्रोजेक्ट नया जो लॉन्च हुआ, एडीए के एग्जांपल है, उन्होंने व्हाइट पेपर अपना लॉन्च किया, वो कहता है जी हम जो तजारत कर रहे हैं ना, हम ये जो प्रोजेक्ट लेकर आए हैं वो हम लेकर आए हैं कसीनो की बुनियाद पे, या हम ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं एनिमल्स की जो तजारत है उसके ऊपर, और उसके अंदर सुअर की भी तजारत कर रहे हैं। अब वो जो लेन देन का मामला तो हो रहा है, आप इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो उनको दे रहे हो, बेसिकली तो आप उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हो ना, और वहां से पैसा अपना निकाल रहे हो, और वो उस पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? हराम कमाई के अंदर। वो वाला जो पैसा आपके पास आ रहा है ना असूलन, वो पैसा आपके लिए हराम है, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट ही ऐसा चूज किया है। लेकिन क्या है कि हम पाकिस्तानी कौम है, हमें नहीं कोई लेना देना इस चीज के साथ, अगला बंदा हलाल कमा रहा है या हराम कमा रहा है, हमें पैसे से गर्ज है, हमें पैसा आना चाहिए। तो हमने इस चीज को खत्म किया। इंशाल्लाह जो भी आप ट्रेडिंग सीखोगे यहाँ से, वो आप एज इट एज इस्लामिक लॉ के मुताबिक आप सीखोगे, जो वहां से आपको प्रोजेक्ट ऐसे मिलेंगे, और आप वाकई एक कमांडो की सूरत में, आप एक कमांडो की सूरत में ट्रेडर एक अच्छे बन के और आप एक इन्वेस्टर एक अच्छे बन के आप इंशाल्लाह उभरोगे। तो ये था ओवरऑल एक सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अब यहाँ पर हम इसको वाइंड अप करते हैं, और यहाँ से अगर आपका कोई भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन है तो आप इसको कंटिन्यू कर लो। मैं यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग उसको स्टॉप कर रहा हूँ।